Is it possible to earn high return from your saving account? If any scheme is there, then what is it and how you can take benefit of this scheme? And there is some criteria and rules which you must follow. So I'm gonna telling you three things about this scheme. First is advantage and disadvantage. Second is how much money you must maintain in your saving account, threshold amount. And third is some rules and criteria which you must follow. So let's start. If you don't know about this feature, so it is auto sweep feature which almost every bank provide this facility. Or if you know, then you can switch my another video, or if you don't know, then watch entire this video, you will learn something new thing today. Okay, so what is auto sweep and how does it work? So when you will go bank and यू आप जाके अपने बैंक मैनेजर को कहोगे कि मुझे अपने अकाउंट पे ऑटो स्विप का स्कीम को एक्टिव करवाना है, तो वहाँ पे काम क्या बैंक क्या करेगा, वहाँ पे बोलेगा ठीक है हम आपके एक्टिव स्कीम को हम ओपन करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक आपको लिमिट दिया जाएगा। अगर उस लिमिट के ऊपर अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसे आते हैं तो वो उस पैसे का एक एफडी बनेगा। थ्रेशोल्ड एक अमाउंट होता है, जो एक लिमिट होता है, थ्रेशोल्ड एक सीमा होता है। जैसे कि मान लो एसबीआई में आप गए, एसबीआई ने कहा ठीक है 50,000 का आपका थ्रेशोल्ड अमाउंट लिमिट है, इस लिमिट को जैसे ही क्रॉस करेगा उस पैसा का हम एफडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 50,000 है आपका थ्रेशोल्ड अमाउंट। अभी क्या हुआ, अभी मान लो फिर 10,000 रुपीज़ आपका अकाउंट पे और आए, कहीं से आपके बिजनेस से आ गए, आपके सैलरी से कहीं से आ गए, तो बैंक ने क्या किया उस 10,000 का एक एफडी बना दिया यहाँ पे, ठीक है, साइड में वो एफडी बन गया। अभी फिर कुछ दिन बाद फिर 5,000 या फिर 10,000 का फिर कुछ अमाउंट आपके अकाउंट पे घुसे, तो बैंक ने क्या किया फिर उस अकाउंट को उस पैसे को एक एफडी में कन्वर्ट कर दिया, उसको साइड कर दिया। तो ऐसे ही जितने भी आपके 50,000 थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर में जितने भी पैसे आते रहेंगे, बैंक उसका एक एफडी में कन्वर्ट करता रहेगा पैसा। और वो एक ही मतलब एफडी आईडी में नहीं रहेगा, अकाउंट पे नहीं रहेगा, उसका अलग अलग मतलब वेराइटी एफडी बनेगा। जैसे कि आपने एकदम पहले जो अपना आपका 10,000 का एफडी बना था वो एक एफडी बना, फिर आप फिर अकाउंट पे 10,000 रुपये आए, फिर उसका एक और अब एफडी बना, और जिस डेट से वो एफडी बनेगा उसी डेट से आपका जो है इंटरेस्ट का वो शुरू हो जाएगा। तो ऐसे आपके एफडी बनते रहेंगे, ठीक है, 4, 5, 6, 7 जितने भी आपके अकाउंट पे पैसे आएंगे उतने उस पैसे से एफडी एक बनता रहेगा। तो अभी बात करते हैं कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है और किस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो या फिर किस तरीके से आपको इसमें नुकसान हो सकता है। ओके, तो एडवांटेज क्या है, मान लो आपका सैलरी जो है वो 1 लाख रुपया है, ठीक है, और आपका जो सैलरी में से जो 50,000 रुपये वो आपका घर का खर्चा में चला जाता है, आपका डोमेस्टिक एक्सपेंस में चला जाता है, और 50,000 रुपये आपका बच जाता है। तो इस 50,000 रुपये में से आप मान लो 20,000 रुपये अपने एक्स्ट्रा घर पे रख दिया, अगर इमरजेंसी ज़रूरत पड़ा तो आप उसको यूज़ करोगे। 30,000 रुपये में से आपने 20,000 मान लो कोई स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, फिर म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और 10,000 रुपये आपने सेविंग्स अकाउंट में रख दिया। तो जो 10,000 आपने सेविंग्स में रखा वो तो 50,000 का ऊपर में चला गया, वो तो एक्सेस हो गया, एक्स्ट्रा पैसा हो गया। तो वो क्या करेगा, वो बैंक क्या करेगा, उस पैसा को फिर से एक एफडी बना देगा। तो अगर आपका ट्रांजैक्शन बहुत ही फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, बहुत ही कम रेयरली होता है, मतलब बाई चांस कभी आपको अगर विड्रॉ कर रहे हैं आपके अपने सेविंग अकाउंट से, तो आप या 10 to 20% आप करते हो, यानी कि 10 से 20,000 रुपये आपका मान लो आपका ट्रांजेक्शन होता है, तो वो आपका जो थ्रेशोल्ड अमाउंट है वहाँ से अगर 20,000 भी अगर या 10,000 भी अगर ट्रांजैक्शन आप करते हो, तो आपका तो वहाँ पे पैसा भी बचा है ना, लिमिट। अभी नेक्स्ट आप जब फिर आपका सैलरी का पैसा आएगा और अकाउंट में घुसेगा, तो वो आपका जो थ्रेशोल्ड अमाउंट है वो मेंटेन कर लेगा, उसको बैलेंस में ले आएगा। तो आपका ये एफडी जो है वो तुड़वाना नहीं पड़ रहा है, तो ये चलता रहेगा इधर पे, ठीक है। अभी बात करते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है और क्यों आपको लॉस हो सकता है। ओके, तो डिसएडवांटेज क्या है, अगर मान लो अभी आपके अकाउंट पे जो है 50,000 रुपये है और आपके एफडी में 20,000 रुपये जो है वो एफडी हुए पड़े हैं, ठीक है, अचानक से अभी आपको 17,000 का ज़रूरत पड़ गया, तो अभी आप क्या करोगे, बैंक में आके आप जब चेक लिखोगे तो बैंक चेक देखेगा 70,000 लिखा है, तो बैंक क्या करेगा, वो जो आपका एफडी था उस एफडी में से वो जो एफडी था उसको प्रीमेच्योर करके उस पैसे को आपके सेविंग अकाउंट के पैसे के साथ जोड़ के 70,000 रुपये आपको पूरा दे देगा। लेकिन बैंक आपको कहेगा कि अभी हमें 1% का यहाँ पर पेनल्टी देना पड़ेगा आपको। तो आप बोलोगे क्यों, क्योंकि देखो आपने प्रीमेच्योर कर लिया, क्योंकि बैंक तो आपको एक साल का पूरा टाइम पीरियड दिया था कि 1 साल तक इसमें पैसा रखना ही पड़ेगा एफडी में, लेकिन आपने तो इसको मान लो 45 डेज या फिर 60 डेज़ के अंदर में आपने इसको निकाल लिया। तो अभी 7 डेज to 45 डेज तक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है 2.5 2.78 समथिंग कुछ, और अगर 45 से ज़्यादा आपने 60 डेज तक भी रखा तो मान लो आपको 3-3.5% का रिटर्न मिल गया वहाँ पे, ठीक है। अभी बात आता है कि अगर इस 3% का रिटर्न से अगर आपका 1% का पेनल्टी ही लग गया तो आपका बचा कितना, 2%। तो ये 2% तो आपको सेविंग अकाउंट पे मिल जाता है ना।
आपको आप HDFC हो गया, ये तो 3% तो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट दे ही देते हैं। तो अगर आप इस ऑटो स्विप में अगर पैसे रख के अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उससे अच्छा आप सेविंग में रख लो। ऑटो स्विप में तो आपको लॉस ही हो रहा है ना 1% का। तो इसीलिए ये डिसएडवांटेज है। अगर आपका फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इसका फ़ायदा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा, फ़ायदा है, लेकिन फ़ायदा तब है जब आप इसको अपने बैलेंस को आप मेंटेन करते हो। यानी कि अगर आपका ट्रांजैक्शन बहुत ही कम होता है और वो भी मतलब 10 या 20% का होता है, जो 50,000 जो लिमिट है उस पैसे का अगर 10 या 20% का आपका अगर ट्रांजैक्शन होता है तब आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि आपका जो पैसा 10 या 20,000 रुपये कटेगा वो 50,000 से कटेगा और बाद में जब पैसे आपके अकाउंट पे आएगा तो वो उसको मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो ये एडवांटेज है और इस चीज़ को मैंने थोड़े इजीली समझाने का कोशिश किया। आप अपने ब्रांच में जाके इसके बारे में और भी ज़्यादा डीपली नॉलेज ले सकते हैं ब्रांच मैनेजर से। और हाँ, ऐसे ही वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और या मिलते हैं हम फिर बहुत जल्द।